नमस्कार। मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद और आज का भारत मॉड्यूल पर, इकाई पर हम चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप प्रेमचंद की सृजन कला को समझ पाएंगे, प्रेमचंद और आज के भारत की रूपरेखा के संबंधों को समझ पाएंगे और प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से उनके समय की सामाजिक गतिविधियों को भी आप जान पाएंगे। प्रेमचंद हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उन्होंने लगभग 13 उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी। तालस्ताय, गाल्सवर्दी, रतननाथ सरसार की रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया। बहुत सारे पत्रिकाएं निकाली उन्होंने, दो पत्रिकाएं तो है ही, हंस और जागरण। इसके अलावा उन्होंने माधुरी पत्रिका का भी कुछ समय तक संपादन किया। प्रेमचंद मूलतः हिंदी उर्दू के लेखक हैं और 1903 में उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और इस तरह से वो दोनों भाषाओं के थे। पहले वो उर्दू में कहानी लिखते थे और उर्दू में लिखे हुए का बाद में हिंदी में अनुवाद कर देते थे। बाद में ऐसा हुआ कि वो पहले हिंदी में लिखने लगे और फिर उसका उर्दू तर्जुमा करने लगे। तो दोनों भाषाओं के जो लेखन है, उस लेखन से प्रेमचंद जुड़े हुए रहे और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दोनों भाषाओं के लिए। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। एक और बात प्रेमचंद के बारे में प्रारंभिक तौर पर जानने की है कि वो जीवन भर सृजनरत रहे। अंतिम समय तक उनकी लेखनी रुकी नहीं और लगभग 33 वर्षों का उनका लेखन का समय है। उनका जो वो बनारस में रहते थे और उनका जो समय है रामचंद्र शुक्ल प्रसाद और निराला के साथ का जो समय है, यानी हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का जिसे समय कहा जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक उस समय में हुए और प्रेमचंद भी उन्हीं के साथ थे। ये और राजनीति में अगर आप देखें तो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय था। तो एक ऐसे रचनारत समय में प्रेमचंद थे जिसके बारे में ये मूलभूत बातें आमतौर से पाठक जानते हैं। प्रेमचंद के साहित्य के दो मुख्य स्तर हैं, दो मुख्य स्वर हैं। एक उनका स्वर है साम्राज्यवाद का विरोध। वो लगातार साम्राज्यवाद के तरीकों का सबका विरोध करते रहे। और दूसरा उनका था कि भारतीय किसानों की जो बदहाली है, उनकी जो पीड़ा है, और इस तरह से उसका बखान, और इस अर्थ में सामंतवाद का विरोध। इन दोनों का चित्रण प्रेमचंद बराबर करते हैं। फिर प्रेमचंद के बारे में जानते समय हमें ये देखना चाहिए कि प्रेमचंद मूलतः सामाजिक जीवन के लेखक हैं। किसी व्यक्तिगत जीवन पर उन्होंने बहुत कम लिखा। किसी की निजी पीड़ा पर उनका ज़्यादा वर्णन, रुचि नहीं रहती। एक लेखक के रूप में वो सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते थे और सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति के लिए जितने पात्रों की, मानवीय चरित्रों की ज़रूरत होती थी, प्रेमचंद उसका वर्णन करते थे। तो ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आज के भारत के संदर्भ में अगर हम प्रेमचंद साहित्य का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि जो रंगभूमि का मिस्टर क्लार्क एक अंग्रेज पात्र था, या कायाकल्प का मिस्टर जिम, ये पात्र प्रेमचंद के यहाँ सीधे सीधे अंग्रेज दिखाई देते हैं जो सत्ता के प्रतीक हैं। ये पात्र अब समाप्त हो गए। अब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन नहीं है, तो वो जो पूरा पात्रों का जो जंगल जो शुरू होता है अंग्रेज़ों के समय का, वो समाप्त हो जाता है। एक पात्र है उनके यहाँ पटेश्वरी, गोदान में हुआ था। वो अपना परिचय देता है, कहा भैया मैं इन जमींदारों का और सेठ साहूकारों का नौकर नहीं हूँ, मैं उस अंग्रेज बहादुर का नौकर हूँ और जिसका दुनिया भर में राज है और जिसके अधीन आपके ये जमींदार भी आते हैं, इसलिए वो सब के मालिक हैं। अब वो मालिक चले गए। अब हमारे देश में चुनी हुई सरकार है, तो राज सत्ता की दृष्टि से वो जो मुख्य हिस्सा है प्रेमचंद का, जो मुख्य जोर है साम्राज्यवाद विरोधी, अंग्रेज़ों के विरोधी, वो हिस्सा एक तरह से समाप्त हो चुका। दूसरी बात कि प्रेमचंद ने सबसे अधिक जो लिखा है वो जमींदारों के बारे में लिखा। जमींदारों के खिलाफ प्रेमचंद ने बहुत साहित्य लिखा। उनके कारिंदे, खलासी, जैसे एक जगह जमींदार का सेना आया था, ये पद थे। तो ये सारे पद अब समाप्त हो गए क्योंकि जमींदारी प्रथा अब समाप्त हो गई। ज्ञान शंकर, राय साहब, ढेरों पात्र प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलते हैं।
जो शोषण और अन्याय करते थे किसानों का, वो पात्र अब समाप्त हो गए। तो एक तरह से जो ही कोई उपन्यास प्रेमचंद का शुरू होता, कहानी कोई शुरू होती, तो उसमें एक न एक जमींदार अवश्य होता था और या उसकी पृष्ठभूमि होती थी, तो वो समाप्त हो गया। उस समय प्रेमचंद ने पुलिस का वर्णन किया है और हालांकि पुलिस का रौब दाब आज भी कायम है, लेकिन अब उस तरह की जो अत्याचारी पुलिस है वो नहीं है। गोदान में दरोगा अपनी ताकत का इजहार करते हुए एक जगह कहता है, तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं, एक एक को 5 साल के लिए भिजवा दूं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूं। तो ये जो धमकी है पुलिस की, जो अंग्रेज़ों के समय की पुलिस की थी, वो धमकी अब नहीं चलती। आपने गबन का जो रमानाथ है, वो रमानाथ पुलिस के भय से पुलिस का मुखबिर हो जाता है और स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ वो गवाही देता है, उसका चरित्र में ये बदल जाता है। तो ये जो परिस्थिति है ये भी अब बदल गई। एक और चीज़ भी बदल गई, किसानों को कर्ज की बड़ी भारी समस्या थी। जब भी जमींदार लगान मांगते, इजाफा लगान बढ़ाने की बात करते, कहते हैं पहले आप लगान दो फिर खेत जोतो। और उस समय ये दौड़े दौड़े जो किसान हैं वो महाजनों के पास जाते थे और महाजन जो है उनको कृपा करके सूद पे रुपया देते थे। और प्रेमचंद ने लिखा है कि ऋण जो है वो एक ऐसा मेहमान है जो एक बार आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेता, और उसके बाद सारी की सारी पीढ़ी और उनका किसानों का जो जीवन है उस कर्ज में ही बीतता रहता, उस कर्ज को चुकाने में बीतता रहता। और प्रेमचंद ने इस संदर्भ में भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी। ये परिस्थितियाँ भी अब बदल गई क्योंकि अब वो सूदखोर नहीं रहे। हालांकि किसानों पर कर्जे की समस्या आज भी है, लेकिन वो बैंक का कर्जा आजकल होता है और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई सूदखोर शोषण कर रहा है, दूसरे तरह की समस्याएँ उसमें आती। इसलिए प्रेमचंद ने कहा कि ये जो सामंती समस्या, जमींदार की जो व्यवस्था है, इसी के भीतर ही ये महाजनी सभ्यता भी पनपती है और ये महाजनी सभ्यता किसानों को बहुत परेशान करती है। प्रेमचंद ने इसका बड़ा वर्णन विश्लेषण किया। अब एक और बात, नई बात जो प्रेमचंद ने गोदान में कही कि मिल मालिक और बैंकों का प्रभाव आपको गोदान से शुरू होता है, या उससे पहले रंगभूमि में प्रेमचंद ने कारखानों का वर्णन किया। और उसके अंदर गोदान में जो गन्ना की एक मिल खुलती है और गन्ना की मिल जो है वो मिस्टर खन्ना खोलते हैं, और उस मिल के जो कारिंदे हैं, जो नौकर हैं, वो होरी के गांव में भी जाते हैं और खड़ी फसल को कहते हैं भैया गुड़ निकाल के क्या होगा, गुड़ से तुमको जितनी आमदनी होएगी उतनी आमदनी तो तुम हमको दे दो, हम तुमको पैसा दे देते हैं और खड़ी ऊख हमको दे दो। और इस तरह से वहाँ के सारी ऊख वो ले जाते हैं। और जो गुड़ है वो गुड़ के बजाय चीनी मिल का मुनाफा का प्रकरण शुरू होता है। तो ये जो प्रकरण है, इसके माध्यम से प्रेमचंद एक बात कहना चाहते हैं, वो ये संकेतित करते हैं कि जो कैश क्रॉप जिसको कहते हैं, जो नकदी पैसा देने वाली जो फसल है, उस फसल का प्रभाव बढ़ने वाला है, प्रचार बढ़ने वाला है, उसकी तरफ प्रेमचंद ने शिकायत की, इशारा किया और ये बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है और उससे हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो मिल मालिक थे उनसे जो साहूकार है वो मिल गए और उन्होंने जो पैसा था वो पहले कर्जदारों ने जो कर्ज दिया था उन्होंने पैसे वसूल किया और बाकी बचे हुए पैसे उन्होंने किसानों को दिए। तो एक तरह की मिली भगत जो महाजनों की और नए मिल मालिकों की, सामंती तत्वों की और नए पूंजीवादी तत्वों का जो मेल मिलाप है, उस मेल मिलाप की तरफ भी प्रेमचंद ने इशारा किया। और हालांकि ये उद्देश्य उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको देखा था कि ये प्रक्रिया भारत में है। जो नकदी फसल आ रही है, उस नकदी फसल आने के कारण आज हमारे किसानों को जिस तरह की समस्याएं आ रही है कई जगहों पर, वो उसकी पूर्व सूचना हमको प्रेमचंद की रचनाओं में देखने को मिलती है। ये रचनाकार की भविष्य दृष्टि है और हम देख सकते हैं कि उस समय में जो वर्णन किया वो हमारे आज भी दिखता। फिर सरकारी कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, वही सरकारी कर्मचारी आज भी हमारे यहाँ ये नौकरशाहों की एक परंपरा है और उसमें रिश्वत है, अन्याय है, अत्याचार है, उसका सबका बड़ा वर्णन प्रेमचंद ने किया था। और विशेष रूप से प्रेमाश्रम में उन्होंने इसका वर्णन किया। डिप्टी ज्वाला सिंह थे, कई सारे पुलिस के लोग थे, अलग अलग महकमों के जो कर्मचारी थे, उनकी कार्य प्रणाली हालांकि थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है,
लेकिन इसका वर्णन भी प्रेमचंद ने किया। और ये समाज का ये जो हिस्सा है ये अभी मौजूद है। अंग्रेज चले गए, जमींदार चले गए, लेकिन सरकारी अमला, सरकारी जो कर्मचारी है, ये सरकारी कर्मचारी हमारे उसी परंपरा में आगे चल के मिलते हैं। इसके बाद प्रेमचंद ने बैंक के प्रभाव का वर्णन किया। मिल मालिक के साथ में बैंक का रिश्ता, धनी जो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो किस तरह से बैंक से उनकी साठगांठ है, और वो बैंक का जो ऋण है वो ऋण आपको किस तरह से अपने परिचितों को, मित्रों को देते हैं, जिसका जिक्र राय साहब की पार्टी में खन्ना करता है। और राय साहब को कहता है रुपए जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर्ड न कराई होगी, मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए, 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी। 40-50 हज़ार लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल रही, और मेरी सलाह है कि थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू की दीजिए। ये जो सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हुए हैं। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबड़, किसी जिन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरंदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम नहीं। बाजार का उतार चढ़ाव कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। ये जो उदाहरण है, ये जो प्रेमचंद ने कहा कि किस तरह से उस ज़माने में सट्टा बाज़ार का और शेयर बाज़ार का की जो शुरुआत हो रही थी हमारे देश में, उसका प्रेमचंद ने नोटिस लिया और वर्णन किया। और बाद के अंदर आज के दिनों में हम देखते हैं कि हमारा जो शेयर बाज़ार है वो कितना महत्वपूर्ण हमारे आर्थिक गतिविधियों के अंदर आने लगा। इसी तरह से ये जो सट्टा बाज़ार है, जो अनाज का सट्टा होता है, उस सट्टे बाज़ार की भी प्रारंभिक रूप आया, और उसका रिश्ता भी बैंक से हुआ, और उसका रिश्ता भी इस पूंजीपति वर्ग से, खन्ना से हुआ। और इसी तरह से इंश्योरेंस की शुरुआत उस समय धीरे धीरे होने लगी थी। और आज हमारे यहाँ माना जाता है कि भाई इंश्योरेंस तो होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। कुछ स्वास्थ्य बीमा हो, कुछ दूसरा बीमा हो, कुछ बीमारी का हो, खेती के बीमे की भी बात हो रही है। तो ये बीमा कंपनी का जो महत्व है, इसकी तरफ प्रेमचंद ने 1936 में इशारा किया था, और जो 36 में इशारा किया था उसका प्रतिफल हम आज अपने जीवन में और आज अपने समाज में देखते हैं। इसी तरह से गोदान में प्रेमचंद सिर्फ किसानों की बदहाली के गीत नहीं गाते, वो समाज के दूसरे तबकों के बारे में भी कुछ बातें कहते हैं। गोदान का जब अंत होता है तब आप देखते हैं कि होरी की मृत्यु हो जाती है, राय साहब की भी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उनका भी पतन हो जाता है। लेकिन जो एक पात्र जिसका जीवट बाद तक में बना रहता है वो है मिस्टर खन्ना। और इसलिए जो मिल मालिक है, इसका महत्व, इसका जीवन बाद में भी बना रहेगा, इसकी ओर संकेत प्रेमचंद ने किया। इसके अलावा इसमें उपन्यास में एक पात्र है मिस्टर तंखा, तो जिसके माध्यम से प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर तंखा वकील थे, लेकिन वकालत चलती नहीं थी, इसलिए वो दलाली करने लगे। तो वकालत और दलाली के बीच का जो बारीकियां, जो रिश्ता है, उस रिश्ते की तरफ भी प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में उसका जिक्र किया। और तंखा के बारे में ये कहा कि ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और दलालों के काम होते हैं आपस में काम करवाना, और प्रेमचंद ने कहाँ से ढूंढे होंगे, कहाँ से देखे होंगे, गोदान में उसका वर्णन किया उन्होंने कि यही दलाल जब छोटे छोटे सौदा करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं, और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नर की मेज़ पर चाय पीता। मालती के पिता को फाजिल हो गया था और इसलिए वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी ज़बान से लाखों के वारे न्यारे करते थे, और सबको ऋण चाहिए, और ऋण दिलाने का काम, और ज़मींदारों को तो चुपके से ऋण चाहिए क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बड़ी भारी होती थी। और ये जो दलाल हैं वो इस तरह का काम करते थे। इसी तरह जो मिस्टर तंखा है, उस तंखा के बारे में प्रेमचंद ने लिखा कि वकालत उसकी चलती नहीं थी और इसलिए वो बीमा कंपनी का दलाल हो गया, और ताल्लुकादारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करता, और इसका नाम श्याम बिहारी तंखा। अब यहाँ पर
एक आप देखें कि इस उपन्यास में तंखा की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खन्ना की कार्यशैली में परिवर्तन हुआ, माता दीन और सिलिया अलग तरह से रहने लगे, दाता दीन का परिवर्तन हुआ, गोबर के अंदर हृदय परिवर्तन छोटा मोटा अगर आप कह सकते हैं हुआ, मेहता मालती के रिश्तों में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो तंखा है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ये राय साहब के बेटे का पैरोकार बन करके अभी भी उसी तरह से रह रहा। तो ये जो दलाल संस्कृति है जिस तरह से विकसित बाद के भारत में विकसित हुई, उसका जिक्र प्रेमचंद ने 1936 में किया था, और विशेष रूप से गोदान में इसका वर्णन। इसलिए गोदान में सिर्फ किसान नहीं है, गोदान में पूरे भारत का और आगे आने वाले भारत का जो नक्शा है कि कौन कौन सा वर्ग आगे आके रहेगा, इसकी ओर भी प्रेमचंद संकेत करते हैं। प्रेमचंद ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के बड़े आलोचक थे, बहुत खिलाफ थे। उनको ये था कि ये न्याय व्यवस्था जो है ना बहुत भ्रष्ट है और पैसों से खरीदी जाती। तो नमक का दरोगा कहानी में प्रेमचंद ने न्यायालय के कचहरी के वातावरण का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि ये जो बंशीधर करके एक जो बाबू था, उसने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में दूसरे दिन अलोपीदीन कचहरी पहुँचे। वहाँ का वातावरण था कि पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। इस तरह रुपयों के बल पर न्याय खरीदने की जो ताकत है, इस आशंका को प्रेमचंद ने बहुत पहले दिखाया था। और यहाँ पर जो गोदान में भी एक पात्र है जिंगूरी सिंह, कहते हैं भाई बहुत नियम कायदे बन गए और अब क्या होएगा। तो जिंगूरी सिंह कहता है कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे, मगर होता क्या है, रोज ही देखते हैं, जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। सारा कारोबार इसी तरह चलता चला जाएगा जैसा चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। ये जिंगूरी सिंह की एक तरह से कहना चाहिए कि भविष्यवाणी है, जो हमें बाद में भी देखने को मिलती है। तो न्यायिक भ्रष्टाचार भले ही कम हो गया हो, उस तरह का न हो जैसा अंग्रेज़ों के ज़माने में था, लेकिन इस आशंका को प्रेमचंद ने रेखांकित किया कि इस व्यवस्था पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। और प्रेमचंद ने वकीलों का बड़ा वर्णन किया था। नया ज़माना पुराना ज़माना नामक एक लेख उन्होंने 1918 में लिखा था। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो स्वराज्य आंदोलन है, इस स्वराज्य आंदोलन में दो ही वर्ग आ गए, एक तो जमींदार है और एक वकील है, और हमारी कौंसिलों में यही दो समुदाय आगे आगे दिखाई पड़ते हैं। मगर कितने शर्म और अफसोस की बात है कि इन दोनों में से एक भी जनता का हमदर्द नहीं है। वे अपने स्वार्थ और प्रभुत्व में मस्त है। वे अधिकार और शासन की मांग करते हैं और धन और वैभव के इच्छुक हैं, जनता की भलाई के नहीं। कितने बड़े बड़े तालुकादार, बड़े बड़े जमींदार, पासे वाले रईस लोग उन बेजबान करोड़ों काश्तकारों के साथ हमदर्दी, इंसानियत और देश भाईपन का बर्ताव करते हैं, जिन्हें संयोग या गवर्नमेंट की गलती या खुद जनता की बेजुबानी ने उनकी तकदीर का मालिक बना दिया। आप स्वराज की हाँक लगाइए, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कीजिए, कौंसिलों के विस्तार देने की मांग कीजिए, उपाधियों के लिए हाथ फैलाइए। जनता को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वे आपकी मांगों में शरीक नहीं है, बल्कि अगर कोई अलौकिक शक्ति उसे मुखर बना सके तो वे आज जोरदार आवाज़ में शंख बजाकर आपकी इन मांगों का विरोध करेगी। कोई कारण नहीं है कि वे दूसरे देश के हाकिमों के मुकाबले में आपकी हुकूमत को ज़्यादा पसंद करे। और जो रैयत अपने अत्याचारी और लालची जमींदार के मुंह में दबी हुई है, जिन अधिकार संपन्न लोगों के अत्याचार और बेगार से उसका हृदय छलनी हो रहा है, उनको हाकिम के रूप में देखने की कोई इच्छा उसे नहीं हो सकती। ये प्रेमचंद का आकलन था उस समय की राजनीतिक गतिविधियों का, और उसमें से जो जमींदार वर्ग है वो तो समाप्त हो गया, लेकिन प्रेमचंद ने कहीं भी वकीलों के समाप्त होने की बात नहीं की। वकीलों का जब भी प्रेमचंद ने वर्णन किया है तो थोड़ा सा परिहास के स्वर में, पैंट सूट पहने हुए, अच्छे पंप शूज जूते पहने हुए और बहुत साफ सुथरे और चुरट दबाए हुए और एक अच्छे खासे व्यक्ति की तरह, जिनको कहते हैं कि सारी समस्याओं का जो हल है वो कानून बनाकर किया जा सकता है। और इसके लिए प्रेमचंद की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है कानूनी कुमार। वो हर समय हर चीज़ में कानून बनाता रहता।
तो और जो जिनके बारे में प्रेमचंद मजाक करते हुए कहते हैं कि देश की चिंताओं में इनकी देह जो स्थूल हो गई, ये जो मोटापा है वो देश की चिंता करते करते हो गया। तो प्रेमचंद ने उनका भी वर्णन किया। दूसरी बात जिस पर प्रेमचंद ने जोर दिया और बताया वो है पत्रकार। गोदान की जो राय साहब की पार्टी है उसके अंदर एक पत्रकार भी आते हैं, पंडित ओंकार नाथ। उसका वो परिचय देते हैं कि वे जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं उनका नाम ओंकार नाथ हैं। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं जिन्हें देश चिंता ने गुला डाला। और इस बहाने प्रेमचंद संकेत करना चाहते हैं कि देश की चिंता का व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने वाला, और ऐसे लोग आने वाले हैं जो देश की चिंता के नाम पर देश का शोषण और अन्याय अत्याचार करेंगे। इसकी तरफ भी प्रेमचंद इशारा करते हैं। तो प्रेमचंद की जो दूरदृष्टि है, जो भविष्य दृष्टि है, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हमारे सामने रखती है जिसकी तरफ हमारा आम तौर से ध्यान नहीं जाता। इसी तरह प्रेमचंद जातीय भेदभाव और दलित उत्पीड़न के विरोधी हैं और उनको लगता है कि ये जो भी जाति प्रथा है ये सही नहीं है और धीरे धीरे ये जाति प्रथा समाप्त होने की दिशा में आ रही है। हालांकि अभी हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा का उभार आया हुआ है और जातीय पंचायतें भी अपने ढंग से कुछ कुछ काम करती हैं, कुछ अच्छा करती हैं, कुछ बुरा करती हैं। लेकिन प्रेमचंद का मानना यह है कि ये निकट भविष्य में या थोड़े दिनों बाद में इन पंचायतों का और इस जातिवाद को समाप्त होना ही होगा, क्योंकि ये एक आवश्यक बुराई की तरह हमारे देश में मौजूद है और इसकी तरफ प्रेमचंद ने कभी भी समर्थन का स्वर नहीं किया। और जाति की जो पंचायत है उन पंचायत का भी प्रेमचंद ने विरोध किया। होरी पर जो दंड दिया वो जाति के पंचों ने दिया और वो अपना सारा अनाज उन पंचों को देता और उसके आतंक का वर्णन प्रेमचंद ने किया था। तो ये जो जातीय पंचायतें हैं वो भी प्रेमचंद की नज़र से छूटी नहीं, वो सिर्फ ज़मींदार के बारे में बात नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर गोदान को हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि गोदान में राय साहब अमरपाल सिंह एक दावत देते हैं और दावत में शहर के गणमान्य नागरिकों को वो बुलाते हैं, चुन चुन करके व्यक्तियों को बुलाते हैं। और जो लोग आते हैं वो उनका जाति से कोई संबंध नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं है, व्यवसाय अलग है, विचार अलग है, सब एक विचार के एक तरह के लोग नहीं, अलग अलग तरह के लोग हैं। वो उस पार्टी में उसमें दावत में शामिल होते हैं। उसमें कौन है? मिल मालिक खन्ना आते हैं, पत्रकार आता है पंडित ओंकार नाथ, और जो दलाल है शुद्ध वो श्याम बिहारी तंखा वो आते हैं, और विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता आते हैं, डॉक्टर मिस मालती आती है और एक गृहिणी मिसेज खन्ना आती है। कौंसिल के मेंबर मिर्ज़ा खुर्शीद हैं जिनको आज के एमएलए एमपी हम कह सकते हैं, वो उसके साथ आते हैं, और स्वयं मेज़बान जो है वो राय साहब है। इन 8-10 लोगों की एक दावत होती है और दिन भर ये अपना खाते पीते शिकार खेलने इधर उधर कुछ जाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद में आप देखते हैं कि इन लोगों के ग्रुप बन जाते हैं और होते होते ये होता है कि वहाँ पर आपस के हित की बात करने लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आप ये कर सकते हो, आप मेरा ये फ़ायदा करो, मैं आपका ये फ़ायदा कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी देश दशा की जब शुरू में बैठते हैं तो देश दशा की चर्चा होती है कि आजकल देश में क्या चल रहा। तो ये एक सामान्य मध्यवर्गीय बैठक का आज हमारे हिस्सा हो गया। जब भी चर्चा करते हैं तो कहते हैं हाँ जी आजकल क्या चल रहा, जो आजकल चल रहा है उसकी चर्चा करें। और ये विषय बहुत प्रेमचंद को प्रिय है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको होता है कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ क्या फ़ायदा की बात कर सकते हैं, और वो जाकर के फिर आपस में मिलता है। तो ये जो दावत है, ये दावत बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये दावत आज़ादी के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने लगी है। और बाद में जो बड़े घरों में बड़े लोगों द्वारा जो तरह तरह की जो दावतें दी जाती हैं, वो दावतें एक राजनीतिक और व्यापारिक हित का साधन करती है। प्रेमचंद इसको बढ़ाते हैं। और ये दोस्त भी चुनते हैं अपने साथ उठने बैठने वाला, उसमें से आप अपने मतलब का व्यक्ति चुन लो। और मतलब एक जो आपको देवे फ़ायदा, जिसके पास में आपको रहने से फ़ायदा होएगा, तो वो जाते हैं भाई शेयर का आवंटन कर देंगे, आपका इंश्योरेंस दे देंगे, आपको कहीं ठेका दिला देंगे, आपके कहीं नौकरी लगा देंगे, आपके व्यवसाय के अंदर कुछ काम करा देंगे। इस तरह से आपस की बातचीत कहने को तो एक पार्टी होती है, लेकिन एक तरह का
व्यावसायिक बैठक का आयोजन जो नियमित हुआ है और जो आज़ादी के बाद में ऐसी जो दावतें हैं, उन दावतों का महत्व और बहुत बढ़ गया है और इनकी मात्रा के बारे में हम सिर्फ अंदाज ही लगा सकते हैं कि एक दूसरे से मिलने जुलने से बहुत फ़ायदा रहता है। और प्रेमचंद ये कहते हैं काम क्या, काम कुछ नहीं, मिलना है। तो ये जो मिलना होता है, ये मिलना जुलना जो है वो बड़ी व्यापारिक मिलना जुलना है और इसलिए प्रेमचंद ने इस व्यापारिक मिलने जुलने का बहुत महत्व किया। अगर हम गोदान पढ़ते हैं तो आमतौर से पाठकों का ध्यान इस दावत की तरफ जाता ही नहीं। उनको लगता है कि ये तो एक सामान्य सी है और वो माली, राजा जनक का माली होरी को बनाना था और इसलिए उन्होंने एक ड्रामा के अंदर ये इसको रख दिया, या किसानों का एक शोषण करना था तो इस दावत के नाम पे किसानों से वो शगुन के पैसे वसूल कर दिए। सिर्फ इतना सा नहीं है, उसके पीछे की आगे आने वाली जो दस्तक जो सुनाई दी थी प्रेमचंद ने कि दावतों में किस तरह से आर्थिक षड्यंत्र होते हैं और राजनीतिक बातचीत होती है, अपनी स्वार्थ सिद्धि होती है और कैसे हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। ये उच्च वर्ग की जो शिक्षित समुदाय है, उस वर्ग की बैठकों का एक निर्णय है जिसकी तरफ प्रेमचंद ने 1936 में बात कही। एक और बात जिसके बारे में विचार करना चाहिए कि जो लेखक जीवन भर चिंतन करता रहता है, उसके कुछ विचार अपूर्ण रह जाते हैं, कुछ विचार बीच में छूट जाते हैं, कुछ बातों पर वो अंतिम निर्णय नहीं कर पाता, कुछ बातों पर तो निर्णय कर देता। मसलन प्रेमचंद ने ये निर्णय कर लिया था कि जमींदार नहीं रहेंगे, अंग्रेज राज यहाँ से समाप्त हो जाएगा, भारत में स्वाधीनता आनी ही आनी है। ये प्रेमचंद ने 1936 तक और 20-21 के बाद से 36 तक के सारे लेखन में आपको दिखाई देता है। कहीं भी प्रेमचंद ये नहीं कहते कि ये लोग रुकने वाले, हमेशा वो ये कहते हैं कि जमींदार वर्ग की हस्ती मिटने वाली, अपने वर्ग को जो करना हो कर लो, देश के काम आओगे तो देश भी आपका ध्यान रखेगा। कई तरह से जमींदारों पर प्रेमचंद ने टिप्पणी की, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में वो विचार प्रक्रिया एक विशेष जगह पर आके रुक जाती। तो प्रेमचंद की भी कुछ चीज़ों पे रुक गई। कौंसिल के मेंबर आगे क्या करेंगे, या आगे हमारी नई व्यवस्था कैसी होगी, क्या ये व्यवस्था जनतांत्रिक होगी, समाजवाद आएगा या क्या होगा, कैसा आगे हमारा देश बनेगा। माने प्रेमचंद को दूर दूर तक ये आशंका नहीं थी कि देश विभाजन हो सकता, लेकिन देश विभाजन हुआ। इसकी तरफ प्रेमचंद ने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि सांप्रदायिक दंगों के और झगड़ों के बारे में प्रेमचंद ने अपने कई रचनाओं में लिखा था, लेकिन देश विभाजन की आशंका प्रेमचंद की किसी रचना में देखने को नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें उनकी थी कि शिक्षा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, देश गरीब रहेगा, अशिक्षित रहेगा। ये अशिक्षा का जो फैलाव है उसकी तरफ भी प्रेमचंद ने बराबर जिक्र किया। इसमें कई बार क्या होता है कि लेखक, जैसे स्त्री शिक्षा, प्रेमचंद स्त्री शिक्षा के बारे में कोई बहुत अच्छी तरह से निर्णायक रूप से कुछ तय नहीं कर पाए और इसलिए बराबर लगता था उनको कि ये जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, ये पढ़ी लिखी स्त्रियां घर बसाएगी या नहीं बसाएगी। इसलिए एक आशंका उनके मन में रही और उस आशंका का चित्रण उन्होंने अपने उपन्यासों में बहुत देर तक किया। हालांकि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक ये कि प्रेमचंद ने सहजीवन की परिकल्पना सामने रखी। मेहता और मालती लगभग सहजीवन की स्थिति में रहते हैं। माता दीन और सिलिया एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। उनका विवाह तो हो नहीं सकता क्योंकि उनका जाति बंधन था, लेकिन वो साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो ये आधुनिक हमारे जो महानगरीय समाज में जो सहजीवन आज दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व रूप हमको प्रेमचंद में दिखाई देता है। और अति शिक्षित स्त्रियां विवाह नहीं करती और इसलिए मालती का और मेहता का प्रेमचंद विवाह नहीं करवाते। विवाह हो सकता था, दोनों शिक्षित हैं, दोनों आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, घर वालों का दोनों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जाति प्रथा ये लोग मानते नहीं हैं, तब फिर इन लोगों ने विवाह क्यों नहीं किया या प्रेमचंद ने इनका विवाह क्यों नहीं करवाया। तो ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ये तय नहीं कर पाए कि अपनी इच्छा से, अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करना कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है। और विवाह की जो पुरानी परंपरा थी कि माता पिता तय करके विवाह कराते हैं, यहाँ तक प्रेमचंद मानते थे, लेकिन अपने आप विवाह कर सकते हो, इसका कहीं वर्णन प्रेमचंद ने नहीं किया। रंगभूमि में विनय और सोफिया का प्रेम होता है और ये लगता है कि इनका विवाह हो जाएगा, लेकिन प्रेमचंद अंत में दोनों की आत्महत्या करवा देते हैं।
और यहाँ पर प्रेमचंद का थोड़ा सा ये आरोप या मानसिकता है कि दो अलग अलग धर्म हैं, ईसाई लड़की और हिंदू विनय सिंह, उसका विवाह कैसे हो सकता है। तो अंतर धार्मिक विवाह के प्रति प्रेमचंद ने के मन में एक संदेह था या प्रश्न था, होगा कि नहीं होएगा, क्या होगा क्या नहीं होएगा, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मित्रता के स्तर पर जाति और धर्म आड़े नहीं आते, और इसलिए इस जो मित्रता का निर्वाह है और इसका जो स्वरूप है उसका वर्णन प्रेमचंद ने बहुत पहले अपनी रचनाओं में कर दिया था। इसको हम प्रेमचंद के स्त्री पात्रों में हम देख सकते हैं। मिसेज खन्ना जब पहली बार उपन्यास में आती है तो प्रेमचंद उसका परिचय देते हैं कि वह बहुत गंभीर और विचारशील सी लगती है, बहुत गंभीर। और मालती का जब परिचय देते हैं तब कहते हैं कि दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनके मुख पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। ताल्लुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया। ये जो मालती का जो चरित्र है, इस चरित्र की जो विद्रूपता है और इस विद्रूपता के प्रति जो प्रेमचंद का दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से ये पता चलता है कि प्रेमचंद शिक्षित स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते और उन लोगों के साथ लगभग सहमत दिखाई देते हैं कि जो मानते हैं कि अति शिक्षित नारी का चरित्र ठीक नहीं होता। और इसलिए रिश्ता मित्रता तक तो ठीक है, इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह कैसे करें। और इसीलिए मेहता स्त्री विरोधी भाषण देते हैं और उस भाषण में लगभग एक तरह का आत्मविश्वास जैसा होता है। और वहाँ पर वो कहती है, मालती तक से वो कहला देते हैं कि क्या पता बाद में हमको विचार करना पड़े कि हम जिस रास्ते पर चल रही हैं, माने स्त्री स्वतंत्रता का जो रास्ता, वो रास्ता गलत हो और हमें पुराने अपने उसी रास्ते पर जाना पड़े। तो ये जो प्रश्न है आगे चल कर के, ये शिक्षा का जो मामला है, इस पर बहुत जोर प्रेमचंद का, और विशेष रूप से स्त्री नौकरी करे, काम करे और फिर घर संभाले, इसका जो वर्णन है वो प्रेमचंद नहीं कर पाए। और आधुनिक युग के अंदर आज हम भारत में देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां सफल कामकाजी महिलाएं हैं और उनका घर भी एकदम व्यवस्थित रूप से चलता है और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। प्रेमचंद ने इसका वर्णन नहीं किया। इसके प्रति हमेशा एक तरह से कहना चाहिए एक संदेह मिश्रित सराहना का भाव, जो विशेष रूप से एक किसान दृष्टि होती है, वो प्रेमचंद की स्त्रियों के प्रति मिलती है। और इसलिए स्त्री लेखिकाएं प्रेमचंद की इस दृष्टि को कई बार दकियानूसी भी कहती है। लेकिन आम तौर से होता है कि मनुष्य अपने चिंतन में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, कई बार नहीं सोच पाता, कई बार उसको खुद के अपने मन में उलझन बनी रहती है। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो प्रेमचंद के विचार अधूरे हैं और जिनको अगर आप विकसित करो तो हमको नए ढंग से दिखाई देता। अगर हम प्रेमचंद की रचनाओं को और गोदान को इस रूप में देखें कि ये जो हमारा जो वर्तमान जीवन है, इस वर्तमान जीवन के कौन कौन से बिंदु प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई देते हैं जो आगे चल करके विकसित हुए, तो हमें बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी और जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद कितने दूरंदेशी रचनाकार थे, कितनी उनकी दृष्टि साफ थी और वो आगे आने वाले समाज की आहट कैसे सुन पा रहे थे, कैसे वो सहमत थे, कैसे चीज़ें आ रही है इसको जानते थे और इसीलिए बहुत विश्वास के साथ में उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका चित्रण किया।